दर्शकों, किसी ज़मीन का मामला हो या फिर संपत्ति का विवाद हो या फिर किसी से पैसा वसूली का सवाल या किसी नागरिक अधिकार से जुड़ा मामला, जब ये बातचीत से इसका समाधान नहीं होता है तो ये मामला पहुंचता है सिविल कोर्ट तक। बिल्कुल। और यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी कानूनी यात्रा जिसके कई सारे पड़ाव हैं। तो आज लीगल लेंस सेगमेंट में हम बात करेंगे सिविल सूट के लीगल रूट के बारे में, और इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट शक्ति सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार। तो सबसे पहले तो हम सब बेसिक से ही समझते हैं कि सिविल सूट आखिर ये होता क्या है और आमतौर पर किस तरह के डिस्प्यूट्स में लोग सिविल कोर्ट का रुख करते हैं। देखिए, सिविल डिस्प्यूट क्या है पहले तो ये समझना ज़रूरी है। दो लोगों के बीच में अगर कोई विवाद हुआ है जी। जो क्रिमिनल नेचर का नहीं है, जिसमें कोई जेल या इस तरह का प्रावधान नहीं है, वो एक सिविल नेचर के दायरे में आ जाती है चीज़। इसमें आप ऐसे समझें कि कोई प्रॉपर्टी के रिलेशन में कोई डिस्प्यूट हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में कोई डिस्प्यूट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई काम बोला गया करने के लिए वो नहीं हुआ तो उसमें डैमेजेस क्या होंगे, उस तरीके का डिस्प्यूट हुआ है। फिर जैसे पैसे के लेन देन का डिस्प्यूट है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी पार्टीशन के डिस्प्यूट्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिविल डिस्प्यूट में आती हैं। सिविल डिस्प्यूट जब आप कोर्ट में लेके जाते हैं उससे पहले आप अपने लेवल पे एक बार मीडिएशन करने की कोशिश करते हैं। जब वो मीडिएशन फेल हो जाती है तो फिर आप किसी वकील के पास जाएंगे, अपने डिस्प्यूट के बारे में बताएंगे और वहाँ से ये पूरा इशू शुरू होगा। फिर कोर्ट आपको एक अपने पास आने से पहले कई केसेस में प्री मीडिएशन करवाती है। प्री मीडिएशन में आप कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट होने से पहले एक प्री मीडिएशन जैसी चीज़ आती है जहाँ पर दोनों पार्टीज बैठ के एक मीडिएटर अपॉइंट होता है, दोनों पार्टीज के विवाद को सुनता है। अगर वहाँ भी नहीं वो ख़त्म हो पाता है तब वो मुकदमा सिविल कोर्ट में आगे जाता है। ओके। तो ऐसे में सर, एक सवाल हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर सिविल सूट में जुरिडिक्शन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? किसी मामले की टेरिटोरियल, आर्थिक, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन कैसे तय होती है? देखिए, जुरिस्डिक्शन जो वर्ड है ना, ये बेसिकली एक इस तरीके से इसको समझिए कि अगर आप जुरिस्डिक्शन उस कोर्ट को पावर देती है उस मुकदमे को सुनने के लिए। अगर किसी कोर्ट में आप मुकदमा दायर कर रहे हैं, उसके पास उस जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उसको सुनने का। जुरिस्डिक्शन में जो प्रॉपर्टी है, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है तो उस कोर्ट के पास पावर है उसको सुनने की, आप वहाँ फाइल करेंगे। जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी दिल्ली में है तो दिल्ली में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जो भी आपकी प्रॉपर्टी से नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ रहा होगा वहाँ पे आप उस चीज़ को फाइल करते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी बादली में है तो उसका सिविल सूट रोहिणी में फाइल होगा। उस चीज़ की जो कोर्ट को मुकदमा सुनने की पावर है वो उस कोर्ट के पास होगी उस जुरिस्डिक्शन के हिसाब से। इसके बाद इसमें भी दो एस्पेक्ट होते हैं। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो होगी उसका मतलब होता है उस मुकदमे में जो अमाउंट है, जो डिस्प्यूट है, अगर कोई डिस्प्यूट 3 लाख रुपए से अधिक का है तो एडिशनल सेशन जज के पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा, और उससे कम है तो वो सिविल जो सीनियर सिविल जज है उसके पास रहेगा। अब समझिए कि अगर किसी ने कोई मुकदमा है जो 3 लाख रुपए की उसने डैमेजेस क्लेम किए हैं किसी मिसकंडक्ट की वजह से सामने वाली पार्टी के, तो वो उसने अगर 3 लाख रुपए का मुकदमा बना के सिविल सूट को दायर किया सिविल जज के आगे, तो वहाँ पे मेंटेनेबल है, वो वहाँ पर चलेगा। लेकिन 3 लाख से अधिक का मुकदमा बना के सिविल जज के आगे फाइल कर दिया, वो मेंटेनेबल नहीं होगा। तो जो डिफेंडेंट साइड होगी उसमें वो सबसे पहले 711 एक एप्लीकेशन फाइल करेगी, ऑर्डर 7 रूल 11 का। वो कहेगी इसका रिजेक्शन किया जाए क्योंकि इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है इस मुकदमे को सुनने के लिए। क्योंकि सीनियर सिविल जज की पावर तो 3 लाख रुपए की है। उसके ऊपर अगर आप उसके ऊपर का अगर आप क्लेम मांग रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली बात है आपको सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट जज के आगे। वो सूट आपकी रिटर्न कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी जो अप्रोप्रिएट कोर्ट है उसके आगे फाइल करने के लिए। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जैसे कि मैंने बोला अभी कि उसमें आप जिस जुरिस्डिक्शन में आप आ रहे हैं, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वो वहाँ पर होगी। अगर दिल्ली की जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं प्रॉपर्टी के बेसिस पे वो वहाँ पे आएगा। कॉन्ट्रैक्ट अगर है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्लॉज डाला होता है कि कहाँ कौन सी कोर्ट सुन सकती है इसको, तो उस क्लॉज के बेसिस पे वो पूरा मुकदमा चलाया जाता है। तो सर, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि कोई भी सिविल सूट जब हम फाइल करते हैं तो उससे पहले हमें कौन कौन सी ऐसी तैयारियां हैं जो करनी चाहिए, और क्या इससे पहले ये सूट का जब हम फाइल करने से पहले हमें किसी भी तरह का कोई लीगल नोटिस भेजना जरूरी है? देखिए, कई मुकदमों में जरूरी होता है लेकिन मैंडेटरी नहीं है।
अच्छा, बहुत सारे ऐसे मुकदमे जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड डिस्प्यूट है, वहाँ पे आपको भेजना जरूरी ही है, क्योंकि आप सामने वाली पार्टी को इंटिमेट कर रहे हो कि भाई आपने ये आपके हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसका वायलेशन आपने किया है, इस क्लॉज का आपने वायलेशन किया है। उसमें आप पहले एज इट जैसे अब आप उनको इंस्टीट्यूट कर रहे हो, लीगल नोटिस भेज रहे हो, तो आप उनको बता रहे हो कि आपने इस पर्टिकुलर क्लॉज का वायलेशन किया है। उस पॉइंट पर भी मध्यस्थता होने का मतलब मीडिएशन होने का कहीं एक अपॉर्चुनिटी है। तो बेसिकली वो नोटिस उस तरीके से ऑपरेट कर रहा है कि यू आर इन्फॉर्मिंग द अदर साइड कि आपने इसका ऑब्लिगेशन जो था वो पूरा नहीं किया, अब आप इसको पूरा कर सकते हैं। अगर आप उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं तो मैं सिविल सूट दायर करूंगा। जब आप सिविल सूट दायर कर रहे हैं उसके अंदर अब जो जरूरी चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्ट अगर मैटर है तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा जाएगा, जो आपके वायलेशन हुआ है वो पूरा जाएगा, आपका लीगल नोटिस जाएगा, जो कोर्ट फीस है वो जाएगी। कोर्ट फीस इसमें बहुत जरूरी होती है, कम कोर्ट फीस के बेसिस पे भी मुकदमे आपके समस्या में पड़ जाएंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी अगर है, अगर कोई सूट फॉर प्रॉपर्टी है, ऑर्डर 39 रूल 2 में आप फाइल करते हैं, प्रॉपर्टी में मैंडेटरी डिक्लेरेशन इंजंक्शन फाइल करते हैं। इसमें भी आपकी एक स्टे की एप्लीकेशन साथ में आपके लिए मूव करना जरूरी है जब आप सूट फाइल कर रहे हैं। कोई अगर आप कोई चीज़ किसी की कस्टडी में है, आप कस्टडी के लिए वो डिमांड कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप जो इंटरिम एप्लीकेशन है वो फाइल करेंगे। जो आपके डॉक्यूमेंट है आप ओरिजिनल में कोशिश करें फाइल करने की, क्लियर कॉपीज का फाइल करने की कोशिश करें, और जो पूरा विवाद है उसको बहुत स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश करें। एक एक चीज को एक एक तरीके से वर्ड बाय वर्ड आपको उसको समझाना पड़ेगा, चाहे कि जब आप कोर्ट में मुकदमा प्रस्तुत करें कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। बिल्कुल करेक्ट। तो ऐसे में सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर सिविल सूट की जो शुरुआत है ना वो प्लेंट से होती है, तो प्लेंट क्या होता है और उसकी तैयारी करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है? देखिए, जब आप प्लेंट दायर कर रहे हैं, जब अपना सूट बना रहे हैं बेसिकली, तो उस स्टेज पर आपको अपने सारे फैक्ट्स को बहुत स्पष्ट रूप से रखना जरूरी है। प्रॉपर्टी के मैटर्स में आपको प्रॉपर्टी कहाँ से आई, आपने कब खरीदी, कैसे खरीदी, प्रॉपर्टी के वो ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी हैं जो आप लगा रहे हैं जी। वो सारी चीजें आप बताएंगे। फिर प्रॉपर्टी के रिलेशन में डिस्प्यूट क्या है, अगर कोई पार्टीशन सूट है, अगर कोई आप पार्टीशन क्लेम कर रहे हैं कि अगर इस प्रॉपर्टी को पार्टीशन किया जाए दो लोगों के बीच में, दो भाइयों के बीच में अगर प्रॉपर्टी है, तो वो पार्टीशन के बारे में बताएंगे कि आप कौन सा पार्ट क्लेम कर रहे हैं, सामने वाला पार्ट कौन सा क्लेम कर रहा है। कोई इविक्शन सूट है जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में है, और अगर लैंडलॉर्ड फाइल कर रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि टेनेंसी कब से हुई, कब से उसने किराएदार को रखा, वो एग्रीमेंट पूरा लगाएंगे, उसके पूरे विवाद को समझाएंगे, उसमें जो भी डैमेजेस वो क्लेम कर रहे हैं अगर वो खाली नहीं कर रहा है तो वो भी मांगेंगे। सूट में आप एप्लीकेशंस जो भी आपकी इससे स्टे वगैरह की होंगी वो सब आप फाइल करेंगे। इसके साथ जो कोर्ट फीस होगी वो कोर्ट फीस को वैल्यूएट किया जाता है कि कितना अमाउंट जो आप क्लेम कर रहे हैं कितना कोर्ट फीस जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सर जब भी हम सूट फाइल करते हैं तो उसके बाद डिफेंडेंट को शायद समन मिलता है, तो इसके बाद एक रिटन स्टेटमेंट जो होती है उसका क्या रोल होता है और डिफेंडेंट के पास किस तरह के ऑप्शंस होते हैं? देखिए, डिफेंडेंट जैसे ही आपने सूट दायर किया, जज साहब ने मुकदमा सुन लिया, अब यहाँ से आगे कार्रवाई बढ़ी, आपका सूट एडमिट हो गया, डिफेंडेंट्स को समन इशू हुआ। जब डिफेंडेंट को समन इशू होगा उसके बाद उसको रिसीव करने के बाद उसके पास टोटल 120 डेज 90 to 120 डेज का टाइम होता है। 120 डेज इज डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, मतलब 90 दिन की अवधि खत्म हो गई तो उसके बाद भी जो टाइम एक्सटेंड हो सकता है वो कोर्ट के पास उस चीज का पावर ही है, सिर्फ वो कोर्ट कर सकती है, अब अपने आप नहीं कर सकते। लेकिन प्रायर टू दैट अगर वो मान लीजिए 60 दिन 30 दिन में फाइल कर देता है अपना रिटन स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट इज उसका अपना रिप्लाई कि आपने जो सूट फाइल किया है, आपने जो विवाद कोर्ट को बताया है, वो विवाद में उसका क्या व्यू है, उसका अपना रिप्लाई क्या है कि उस चीज को वो किस तरीके से डील कर रहा है। तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, वो अपने सारे फैक्ट बताएगा। यहाँ पर एक चीज जो बहुत जरूरी होती है, कई मुकदमे में जब डिफेंडेंट को पता है कि ये प्लेंटिफ सक्सीड कर जाएंगे, यानी जो पक्ष फाइल कर रहा है मुकदमा वो अगर सक्सीड कर जाएगा तो वो कोशिश करता है उसको डिले करने की। तो वो एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे 711 की, जिसपे वो डिसमिसल मांगेंगे, रिजेक्शन मांगेंगे कि सूट इन ग्राउंड्स पर रिजेक्ट किया जाना चाहिए कॉज ऑफ एक्शन के बेसिस पे। तो ये सारी चीजें कई बार होती हैं जो लोग करते हैं कि उनको अपना प्रोलॉन्ग करना पड़ जाए सूट, क्योंकि सिविल सूट आदमी कोशिश करता है, जो डिफेंडेंट है वो कोशिश ही यही करता है कि उसको प्रोलॉन्ग करे। जी, तो ऐसे में आपने जितनी डिटेल्स दी तो इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि इसके बाद ना कोर्ट इश्यूज तय होते हैं, इश्यूज क्या होते हैं और सिविल ट्रायल में इनका क्या महत्व होता है? देखिए, जब दोनों पक्षों के रिप्लाई यानी दोनों पक्षों की प्लीडिंग्स आ जाती हैं जी,
तो कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद उनसे इश्यूज बोलता है कि आप अपने इश्यूज बताइए कि आपके इश्यूज क्या क्या हैं। जी। तो किसी ने अपने इश्यूज को मान लीजिए मैंने बोला कि प्रॉपर्टी मेरी है, सामने वाले ने बोला नहीं मेरी है, तो वो प्रॉपर्टी का टाइटल किसके पास है, टाइटल क्या है, वो उसमें इशू आ जाता है। अगर कोई कह रहा है पैसे का इशू है, माने सूट फॉर मनी है अगर वो, तो उसमें वो बताएंगे कि ट्रांजैक्शन कैसे हुई थी, वो ट्रांजैक्शन क्या क्या, अपनी ट्रांजैक्शंस की डिटेल बताएंगे कि हमने इस तारीख को दिया, इस तारीख को दिया, वो सारी डिटेल बताई जाती हैं। तो जब आप इस तरीके से सूट फाइल कर रहे हैं, प्लीडिंग्स पूरी हो रही हैं, तो कोर्ट आपके मुकदमे को कंसाइज छोटा करके उसमें उन इश्यूज पे आता है कि जो डिसाइड होंगे, जो बेसिकली कोर्ट सुनेगा। तो ये इश्यूज हैं बेसिकली जो कोर्ट बनाता है। तो एक सवाल यहाँ ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या सिविल सूट के दौरान फाइनल जजमेंट से पहले भी जो कोर्ट है उससे कोई अंतिम राहत जैसे टेम्पररी इंजंक्शन या स्टे ये मांगा जा सकता है? ये जब आप सूट फाइल करते हैं तो उसमें इंटरिम, टेम्पररी और मैंडेटरी इंजंक्शन होती है जी। तो जो टेम्पररी है वो बेसिकली सूट है, वो आपका स्टे है। तो जब स्टे आप फाइल करते हैं तो वो इनिशियल स्टेज पे ही जब आपने सूट दायर किया है तो कई बार कोर्ट एक्स पार्टे बिना सामने वाले को सुने आपको रिलीफ ग्रांट कर देती है। जी। तो जब पिटिशनर को वो रिलीफ मिल जाता है तो उसकी कोशिश होती है उसको प्रोलॉन्ग करे मैक्सिमम जब तक सूट डिसाइड नहीं हो जाता। सामने वाला जो डिफेंडेंट होगा उसकी कोशिश होती है उस ऑर्डर को इवेक्ट करवाए, उसको किसी तरीके से एप्लीकेशन लगा के कोर्ट को बताए कि जो आपने इनिशियली रिलीफ दिया है वो एक फाइनल नेचर का रिलीफ है, इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। इस पे भी सुनवाई होती है। तो कई केसेस में जो रिलीफ होता है, स्टे जो होता है, वो दोनों पार्टियों को सुनने के बाद भी दिया जाता है, कई केसेस में पहले भी दे दिया जाता है। जी। ओके। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अभी आपने डिक्रीशन की भी बात की यहाँ पर, तो जब एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स की जो पूरी प्रक्रिया होती है ये पूरी हो जाती है तो जजमेंट और डिक्री की जो ये प्रोसेस है वो किस तरह से आगे बढ़ता है, और इन दोनों में अगर हम बेसिक डिफरेंस समझें तो वो क्या है? देखिए, इसको अगर शुरुआत से मैं कहूँ तो सूट आपने फाइल किया, सूट में सुनवाई हुई, समन्स इशू हुए, सामने डिफेंडेंट्स ने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया, आपने उन रिटन स्टेटमेंट्स का जवाब देने के लिए एक रेप्लिकेशन फाइल करी। राइट। अगर आपने कोई चीज बताई और मैं उसको नहीं मान रहा हूं तो मेरा उसमें जवाब क्या होगा। राइट। आपने वो फाइल कर दिया, उसका भी समय सीमा दी गई है सीपीसी के अंदर। जब आप वो कर देते हैं उसके बाद आपका इश्यूज फ्रेम हो गए। इश्यूज फ्रेम होने के बाद गवाहियां होती हैं, एविडेंसेस की बात शुरू होती है। तो सामने वाले पक्ष के पास जो एविडेंसेस हैं, सीपीसी में एविडेंस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे होता है। जैसे जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट में जो विटनेस है, अगर एक प्रॉपर्टी का रिलेशन है तो जो टाइटल डीड होगी, एग्रीमेंट टू सेल होगा, उसमें विटनेस दिए जाते हैं, उनको भी आप उसमें आप डालते हैं लिस्ट ऑफ विटनेसेस में। वो आके बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, नहीं है, क्या है। अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो एसडीएम को या सब रजिस्ट्रार को बुलाया जाता है, वो बताते हैं। उसके बाद सामने वाला डिफेंडेंट भी अपने गवाह देता है। तो जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद फिर वो फाइनल जजमेंट और आर्ग्यूमेंट, दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट होने के बाद जजमेंट आती है। ओके। तो हमें समझ आया कि सिविल सूट का लीगल रूट क्या है, और आपने बहुत ही उम्दा तरीके से हमें सारी चीज़ों को हम समझाया। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छे से ये पूरी क्लैरिटी हुई होगी कि इसका पूरा लीगल रूट क्या होता है। तो थैंक यू सो मच। तो आज डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हमारे सेगमेंट में जुड़े हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट शक्ति सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।